this is the content for our program. The program is going to be for 3 months, and these are the course content. So course content includes ये मैं आपको वेटेज दिखा रहा हूँ, इस कोर्स की ये वेटेज है। तो इस कोर्स में हम लोग इसी वेटेज के अकॉर्डिंगली चैप्टर्स कवर करेंगे, ताकि इसी के अकॉर्डिंगली हम लोग सर्टिफिकेशन एग्जाम देंगे। सो फाइनली आई एम देयर विद यू, डोंट वरी गाइज। हम लोग बहुत अच्छी तरह समझेंगे, प्रैक्टिकली भी करेंगे। यू नो अबाउट मी, आई एम अ लाइव ट्रेडर, सो आई एम अ स्ट्रेटजिस्ट। सो मैं आपको ये कोर्स वीकेंड में पढ़ा रहा हूँ, जस्ट शेयरिंग कि आप लोग भी स्ट्रेटजी बनाने में कैपेबल रहें। सो हमारा जो पहला कंटेंट है दैट इज इंट्रोडक्शन टू टेक्निकल एनालिसिस, 12% का वेटेज है। कैंडलस्टिक चार्ट 13%। ये वेटेज टेस्ट के हिसाब से है, जिस हिसाब से टेस्ट में क्वेश्चन आएंगे, किस चैप्टर के कितने क्वेश्चन आएंगे, उस रेशो को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो फिलहाल चार्ट पैटर्न एनालिसिस 20% का वेटेज है, और मेजर इंडिकेटर ऑसिलेटर में 20% का वेटेज है। ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज 12% का वेटेज है। डाउ थ्योरी यानी एलियट वेब थ्योरी 12% का वेटेज है, और ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड रिस्क मैनेजमेंट 11% का वेटेज है। इस रेशो से हम लोग पढ़ेंगे, और एग्जाम में जिस लेवल के क्वेश्चंस आने वाले हैं वो भी हम देखेंगे। फाइनल और ये एड ऑन कंटेंट्स हैं इसके साथ। टाइप्स ऑफ चार्टिंग प्लेटफॉर्म जो भी 20% वेटेज है। ये इससे जो पहले जो मैंने आपको दिखाया, ये एक सर्टिफिकेशन एग्जाम है जो आपको पास करना पड़ेगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोग्राम। ये एक एनएससी सर्टिफाइड एग्जाम है। इसमें इस कोर्स को हम इसी तरीके से चला रहे हैं कि आप एनएससी सर्टिफाइड एग्जाम को पास कर पाएं, और मुझे लगता है आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में कर पाएंगे इफ यू फॉलो माय गाइडलाइंस। सो ये दूसरा एड ऑन है, ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में। इसका एग्जाम मेरे पोर्टल पे होगा। तो इसमें टाइप्स ऑफ चार्टिंग प्लेटफॉर्म 20% है, गोल्डन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी 20% है, लाइव स्ट्रेटजी डेवलपमेंट 30% है। तो मेजर लाइव स्ट्रेटजी डेवलपमेंट काफी वेटेज में है इसमें। एल्गो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी 20% है, लाइव ट्रेडिंग 10% है। सो ये एड ऑन कंटेंट है, और ये हम अभी रजिस्टर करेंगे नेक्स्ट वीक एग्जाम को। सो आपको टेस्ट की डिटेल बता दें, 120 मिनट का एग्जाम होने वाला है आप लोगों का। ऑनलाइन होने, आपको टेस्ट साइट पे जाना है। वो टेस्ट साइट जहां भी आप हैं, जिस भी सिटी में है, उस सिटी में आपको साइट मिलेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 अटेम्प्ट करने को मिलेंगे, जिसका पूरा ट्रेनिंग हम आपको देंगे। नेगेटिव मार्किंग के साथ है एग्जाम, यानी कि 25% 0.25%, यानी कि एक गलत अटेम्प्ट के 0.25% नेगेटिव मार्क कटेंगे। 60% पासिंग परसेंटेज है, और सर्टिफिकेट आपको मिलेगा 5 साल के लिए बाय एनएससी, और ये सर्टिफिकेशन बाय एनएससी एकेडमी है। तो इसको हम अब देखेंगे फिलहाल। सो दिस इज बाय एनएससी एकेडमी। सो इसमें डरने की जरूरत नहीं है कि एग्जाम आने वाला है, तो इसकी सारी प्रिपरेशन पहले की जाए, क्योंकि हम हर क्लास के बाद आपको वीकडे में मैं अपनी वेबसाइट से वो एग्जाम का मॉक क्वेश्चन सारे दूंगा, जिसको आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो चॉइस ऑफ 4 क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, उसको आप अटेम्प्ट करेंगे। हम पहले थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में पढ़ेंगे, इसलिए हर चीज इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव है इस टेस्ट को क्लियर करना 80% मार्क्स के साथ। सो मैं चाहूंगा कि आप सारे टेस्ट को 80% मार्क्स के साथ क्लियर करें, और सक्सेसफुली सर्टिफाइड टेक्निकल एनालिस्ट कैटेगरी में आए। सो ये मेरा सर्टिफिकेट है जो मैंने 2018 में दिया था बाय एनएससी। सो आपको भी इस सर्टिफिकेशन पे आना है। आपका स्क्रीन जो है ब्लैंक आ रहा है सर। सबको मेरा स्क्रीन ब्लैंक आ रहा है? सब लोगों को मेरा स्क्रीन ब्लैंक आ रहा है? नहीं, मुझे दिखाई दे रहा है। सर्टिफिकेट इज विजिबल। किसको नहीं दिखाई दे रहा है? सर मेरे को नहीं दिखाई दे रहा है। गुरु आपको नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं सर। एक बार मुझे लगता है आपको, बट गुरु मेरे पास जो फीडबैक आ रहा है लोगों का, सबको विजिबल है। तो एक बार आप जरा दोबारा से या तो लॉग इन कर लीजिए। अभी तक आपको ये वाला पूरा स्लाइड नहीं दिखाया, या यही वाला नहीं दिखाया? नहीं, पूरा स्लाइड दिख नहीं रहा है। 1 मिनट होल्ड करें, मैं दोबारा से शेयर करता हूं स्क्रीन। अब मुझे बता देंगे।
हाँ अभी दिख रहा है सर। अब दिख रहा है। तो 80% के साथ एग्जाम क्लियर करेंगे हम लोग। और ये वो एग्जाम है जो कि नॉर्मली टेक्निकल एनालिस्ट बनने के लिए जरूरी है। इसमें वो सारे एस्पेक्ट कवर्ड हैं एग्जाम में जो थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग में और प्रैक्टिकल। हम लोग इस कोर्स के थ्रू प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि हम लोग थ्योरी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी हैं, तो उसको हम ध्यान में रखते हुए करेंगे। मंडे टू फ्राइडे आपको जो एग्जाम शेयर किया जाएगा, अब जो आज की क्लास भी हम लेने जा रहे हैं चैप्टर 1, इसके ऊपर जो हम 5 दिन आपको मिलेंगे, आपको एग्जाम एक दिया जाएगा, उसको आपको अटेम्प्ट करके देखना है जस्ट टू प्रैक्टिस इट। और हर सेशन के बाद आपको एग्जाम दिया जाएगा ताकि आप इस एग्जामिनेशन में फाइनली 80% के साथ अटेम्प्ट करें। और मेरा मानना है कि इस कोर्स को अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी पहले अटेम्प्ट में निकालने के लिए। सो आइएगा, इस सेशन अब शुरू करेंगे। और इसके साथ हम लोग लाइव ट्रेडिंग भी करेंगे। जो लोग मेरे साथ इस कोर्स के साथ लाइव ट्रेडिंग में भी जुड़े हुए हैं, उनको लाइव ट्रेडिंग भी मिलेगी। लाइव ट्रेडिंग में जैसे मेरी गोल्डन स्ट्रेटजी भी आप लोगों के पास होगी, जो लोगों ने सब्सक्राइब किया है, तो उसके थ्रू भी रियल ट्रेडिंग में हम नेक्स्ट 5 डेज भी वर्किंग कर सकते हैं। यू ऑल आर अवेलेबल इन माई प्रीमियम टेलीग्राम चैनल। सो जो लोग मेरे प्रीमियम टेलीग्राम पे अभी अवेलेबल नहीं है, जस्ट गेट द लिंक फ्रॉम मी आफ्टर दिस सेशन और ट्राई टू ट्रेड if they are willing to trade in real markets in weekdays time. So उस गोल्डन स्ट्रेटजी को मैं अपने वेबिनार्स में शो करता रहता हूँ। आज उस गोल्डन स्ट्रेटजी को नहीं शो करेंगे, आप लोगों ने पहले देखा होगा, वो प्योर ट्रेडर्स के लिए है। तो ये ऑब्जेक्टिव हमने रखा है कि आप पूरा कॉन्सेप्ट समझें। सो ओके, लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो एनालिसिस में अगर हम बात करेंगे तो दिस प्रोग्राम इज फोकसिंग ऑन टेक्निकल एनालिसिस इन स्टॉक मार्केट। तो टेक्निकल एनालिसिस की जहां तक हम बात करते हैं, तो हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस के अलावा एक और एनालिसिस भी है जिसको हम फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं। सो बेसिकली हमारे पास 2 टाइप की एनालिसिस से प्राइस डिसाइड किया जाता है स्टॉक मार्केट में। ऑल दो 3 तरीके की टाइप्स हैं जिनसे डिसाइड करते हैं। फंडामेंटल है, टेक्निकल है, और एक मार्केट सेंटिमेंट भी है। तो मार्केट सेंटिमेंट भी एक टाइप का फैक्टर है। ये भी एक फैक्टर है। देखिए, फंडामेंटल भी एक फैक्टर है, टेक्निकल भी एक फैक्टर है, और सेंटिमेंट भी एक फैक्टर है जिससे मार्केट में स्टॉक का प्राइस घटता बढ़ता है। कौन सा फैक्टर ट्रेडिंग में काम आता है, कौन सा फैक्टर ट्रेडिंग में काम नहीं आता है, ये हम अभी समझेंगे। सो अभी इसको अगर देखिए किसी कंपनी का फंडामेंटल फैक्टर अच्छा है और मार्केट सेंटीमेंट अच्छा नहीं है, तो क्या होगा उस केस में? क्या हो सकता है मार्केट गिर जाए, क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट कभी कभी फंडामेंटल एनालिसिस को ओवरराइड करता है। तो टेक्निकल एनालिसिस को भी ओवरराइड कर सकता है। तो इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस बेसिकली क्या है? फंडामेंटल एनालिसिस इज बेस्ड ऑन कंपनीज वर्थ ऑफ एसेट्स। सो कंपनी के जितने एसेट्स हैं उसकी वर्थ को देखते हुए फंडामेंटल एनालिसिस जो है की जाती है। सो यानी कि जिस कंपनी की वर्थ अच्छी है उसकी फंडामेंटल एनालिसिस अच्छी होगी। जिस कंपनी की वर्थ अच्छी नहीं है, यानी कि पेनी कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस रिपोर्ट कभी भी अच्छी नहीं आएगी। फंडामेंटल एनालिसिस में हमारे पास क्या क्या आता है? हमारे पास अर्निंग्स आती हैं, हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी आती है, और यही 2 फैक्टर्स हैं जो स्टॉक के प्राइसेस को ड्राइव करते हैं फंडामेंटल लेवल पे। लेकिन ये तो बहुत सिंपल है कि कोई भी अच्छी कंपनी जिसका फंडामेंटल बहुत अच्छा है, क्या उसका स्टॉक प्राइस हमेशा ही बढ़ेगा? तो ये एक डिस्कशन ऑफ पॉइंट है। तो ये बहुत सिंपल टू अंडरस्टैंड है कि जिस कंपनी का फंडामेंटल बहुत अच्छा है वो कंपनी का स्टॉक बढ़ेगा। तो हमारे पास तो सारी कंपनी अच्छी है, तो फिर स्टॉक के प्राइस गिरते क्यों हैं? यानी कि सब कंपनी की अर्निंग अच्छी है, प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी है, लेकिन फंडामेंटल लेवल पे हम ये मानते हैं कि अगर किसी स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है, तो हम वो उसकी अर्निंग और प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से बढ़ रहे हैं। लेकिन कभी कभी ये देखा गया है कि कंपनी की अर्निंग अच्छी होते हुए स्टॉक के प्राइस में ड्रास्टिक डाउनफॉल आ जाता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि कंपनी खराब हो गई है, लेकिन स्टिल कंपनी की अर्निंग और प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी है। फंडामेंटल एनालिसिस में ईपीएस और पी रेशियोज के बारे में एनालिसिस की जाती है। ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, और पी रेशियो होती है प्राइस अर्निंग रेशियो। सो यानी कि ये 2 फैक्टर जो होते हैं ये फंडामेंटल एनालिसिस में काम आते हैं। इसको भी हम पढ़ेंगे लेटर ऑन।
फंडामेंटल एनालिसिस टिपिकली हम किस काम के लिए करते हैं? कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंक्लूड करते हैं हम। इसमें क्या क्या इंक्लूड करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में? हम फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंक्लूड करते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ इंडस्ट्री यानी कि टोटल वो इंडस्ट्री कैसी परफॉर्म कर रही है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है, कॉम्पिटिटर एक्शंस क्या हो रहे हैं, क्या कंपटीशन ज्यादा हो रहा है, कंपटीशन कम हो रहा है। तो ये सब चीजें फंडामेंटल एनालिसिस में काफी मेजर रोल प्ले करती हैं आपके लिए। सो आपको ये चीज को समझना है। सेकेंड लेवल पे हम बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। सो टेक्निकल एनालिसिस में हमारे पास जो फैक्टर्स हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर जो टेक्निकल एनालिसिस में हमारे पास है दैट इज पहले तो होता क्या है टेक्निकल एनालिसिस, ये आपको जानना है। टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है? टेक्निकल एनालिसिस जैसे कि स्क्रीन पे भी आपके सामने है। तो जो लोग अगर मोबाइल से व्यू कर रहे हैं तो अपना स्क्रीन को रोटेट कर लीजिए, वर्टिकल व्यू ले लीजिए ताकि स्क्रीन में कंटेंट क्लियर दिखेगा। तो जो लोग लैपटॉप से हैं वो उनको ठीक दिख रहा होगा। सो अब हम आ रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस उसके ऊपर, जिसको हम मानते हैं एक आर्ट और साइंस। तो यानी कि एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। तो दोनों का पर्पस जो है वो डिफरेंट है। फंडामेंटल एनालिसिस से हम लोग कंपनी की स्ट्रेंथ को जानते हैं और टेक्निकल एनालिसिस से हम ट्रेडिंग करना जानते हैं। क्योंकि रेगुलर फ्लक्चुएशन जो है वो फंडामेंटल एनालिसिस के बेस पे नहीं होती हैं। फंडामेंटल एनालिसिस पे तब एक्शन होता है प्राइस में जब कंपनी अर्निंग जनरेट कर रही है अपनी, या कंपनी के पास कोई ऐसा इवेंट है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, या कोई कॉम्पिटिटर एक्शन है, कंपनी का प्रॉफिट शेयर घटा है, यानी कि कुछ ऐसा एक्शन जो कंपनी, और ये एक्शन एक दिन में नहीं होता है। किसी भी कंपनी की फंडामेंटल परफॉर्मेंस जो है वो एक दिन में नहीं घटती है, तो वो उसके लिए बहुत टाइम लगता है। तो हमें ये सबसे पहले जानना है कि हमारे पास जो परफॉर्मेंस है फंडामेंटल लेवल पे, क्या वो प्राइसेस पे अफेक्ट करती है? वो करती है, लेकिन कभी कभी बहुत 6 महीने में एक बार करती है जब उसकी अर्निंग आती है। हाँ, टेक्निकल लेवल पे रोज करती है, टेक्निकल लेवल पे परफॉर्मेंस रोज हिट होती है। तो टेक्निकल एनालिसिस में कैसे की जाती है रिसर्च? पास्ट प्राइस मूवमेंट्स को देख के की जाती है। सबसे इंपॉर्टेंटली हम पास्ट प्राइस मूवमेंट्स को देखते हैं और उसके लेवल पे हम ये रिसर्च करते हैं, यानी कि हम फोरकास्टिंग करते हैं प्राइसेस की। तो फोरकास्टिंग करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस है। और साइंस इस वजह से एनालिसिस है क्योंकि इसमें डेटा है और डेटा के ऊपर साइंस की जा रही है, जिसको हम डेटा साइंस बोलते हैं। सो ऑफ कोर्स इसको करने के लिए हमें क्या क्या जरूरी है इसको करने, और कई लोग इसको एस्ट्रोलॉजी भी मानते हैं कि, लेकिन ये बता दें कि ये एस्ट्रोलॉजी नहीं है। This is not an astrology. This is pure science. This is pure science to generate forecasting on buy and sell. Demand supply के ऊपर based है और खाली स्टॉक मार्केट के ऊपर ही काम नहीं करती है। कमोडिटी, स्टॉक इंडाइसेस, फ्यूचर्स और सारे ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट्स, बिटकॉइन और जितने भी फॉरेक्स, यानी कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं आपके पास, टीए इज द बेस्ट वे टू एनालाइज। इससे अच्छा वे अभी तक है नहीं। टीए में डिमांड सप्लाई है, फंडामेंटल में कोई डिमांड सप्लाई नहीं है। तो फंडामेंटल अच्छा है या टेक्निकल अच्छा है, ये इसका बिल्कुल क्लियर एक्सप्लेनेशन यही है। इन्वेस्टर के लिए फंडामेंटल एनालिसिस अच्छा है, ट्रेडर के लिए टेक्निकल एनालिसिस अच्छा है। सो प्योर कोट इस डिसीजन पे हम लोग पहुंचे हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस से ट्रेडिंग नहीं की जा सकती और टेक्निकल एनालिसिस से इन्वेस्टमेंट नहीं की जा सकती। सो टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग जैसे एज सच हम फंडामेंटल एनालिसिस में क्या क्या देखते रहे हैं, हम कंपनी की अर्निंग्स देखते हैं, कंपनीज के प्रॉफिट्स देखते हैं, यानी कि उन पैरामीटर्स को, कंपनी का बैलेंस शीट देखते हैं, कंपनीज का कॉम्पिटिटर एनवायरनमेंट देखते हैं, कंपनीज का सेक्टोरियल एनवायरनमेंट देखते हैं, सेंटिमेंट देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉसेस देखते हैं, डेट्स देखते हैं। इन टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग ये सब चीजें नहीं देखते हैं। हम लोग देखते हैं प्राइस, वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट, हम ये सब चीजें देखते हैं और इन सब चीजों के ऊपर हम अपने इनके पैटर्न्स देखते हैं। हम लोग इंडिकेटर ऑसिलेटर्स देखते हैं। तो ये सब चीजें टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग देखते हैं जो कि फोरकास्टिंग करने के लिए जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंटली हम चार्ट्स देखते हैं, यानी कि टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट्स आर प्लेज अ वाइटल रोल। चार्ट्स देखते हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है टाइम फ्रेम। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब ये जो कुछ पॉइंट्स आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि टाइम फ्रेम्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंटली वर्कड इन टेक्निकल एनालिसिस। रीजन कि टेक्निकल एनालिसिस में जो लोग टाइम फ्रेम को नहीं समझेंगे वो इतना ज्यादा अच्छा एनालिस्ट बिहेवियर नहीं अपना पाएंगे।
सो टाइम फ्रेम क्या है हमारे लिए? टाइम फ्रेम इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, स्विंग करनी है। इंट्राडे का मतलब होता है विद इन द डे, स्विंग का मतलब होता है 1 से 2 दिन, पोजिशनल का मतलब होता है 5 से लेके 2 महीना। तो आपके पास जो टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम किस चीज का? टाइम फ्रेम ऑफ चार्ट। तो टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए हमें चार्ट चाहिए। चार्ट में क्या होता है? चार्ट में हमारे पास पास्ट प्राइसेस मूवमेंट्स होती हैं, पुरानी मूवमेंट्स। तो यानी कि टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए हमें कंपनी का प्राइस एक्शन का डेटा चाहिए, वॉल्यूम एक्शन का पुराना डेटा चाहिए। ये डेटा फंडामेंटल एनालिसिस में भी चाहिए, लेकिन वो दूसरा। फंडामेंटल एनालिसिस में हमें डेटा चाहिए पिछले 6 महीने का प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट, पिछले 6 महीने का सेल्स रिपोर्ट, पिछले 6 महीने का कंपनी का जो प्रमोटर शेयर होल्डिंग रिपोर्ट, ईपीएस क्या चल रहा है, पी रेशियो क्या चल रहा है, डिविडेंड्स कितने हैं। लेकिन टेक्निकल में ऐसा कुछ नहीं है। टेक्निकल में हमें सिर्फ हमें टाइम फ्रेम देख के काम करना है। तो टाइम फ्रेम इज नथिंग बट a view for intraday swing and positional trader. If your time frame is wrong, your judgment is going to be wrong. So time frame कितने टाइप के होते हैं? टाइम फ्रेम 1 मिनट होता है, 5 मिनट होता है, 10 मिनट होता है, 30 मिनट होता है, 60 मिनट होता है, डेली, वीकली, मंथली। टाइम फ्रेम्स इतने सारे होते हैं हमारे पास। तो इतने सारे टाइम फ्रेम में से कौन सा टाइम फ्रेम सूटेबल है किसी भी ट्रेडिंग के लिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। So this is the what we are going to do, technical analysis, जिसमें हमने forecasting करना है प्राइसेस का, पास्ट प्राइस मूवमेंट्स के बेसिस पे करना है। So इसलिए पास्ट प्राइस मूवमेंट जरूरी है। जिस आदमी के पास 2 महीने का डेटा है उस कंपनी का, वो नहीं कर सकता एनालिसिस, क्योंकि पास्ट प्राइस मूवमेंट्स हमें ज्यादा लंबी चाहिए। सो ऑफ कोर्स एस्ट्रोलॉजी जानने के लिए भी हमें पुराने रिकॉर्ड्स देखने पड़ते हैं। इसी तरह डिमांड सप्लाई चेक करने के लिए, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस बेस किस लेवल पे है तो वो हमें जानना है। टेक्निकल एनालिसिस बेस किस लेवल पे है, डिमांड सप्लाई के ऊपर बेस्ड है। अब मैंने आपसे बहुत सारी चीजें डिस्कस की हैं जिसके बारे में मैंने आपको बोला है कि हम ये कई सारी चीजें देखते हैं, प्राइस देखते हैं, वॉल्यूम देखते हैं, ओपन इंटरेस्ट देखते हैं, पैटर्न्स, इंडिकेटर, टाइम फ्रेम, डिमांड सप्लाई। अब मुझे आप एक बात बताएं, आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछता हूं, प्राइस एक्शन किसी भी स्टॉक का घटता जो बढ़ता है वो किस वजह से घटता बढ़ता है? व्हाई प्राइस एक्शन इज गोइंग अप एंड डाउन एवरी डे? इतनी स्पेकुलेशन क्या है? क्या कौन सा फैक्टर है जो प्राइस एक्शन को घटाता बढ़ाता है? ये आप जरा मुझे बताएं, कौन सा एक्शन है जो प्राइस एक्शन को घटाता बढ़ाता है? ये आज जरा आप मुझे बताएं, ऐसा कौन सा फैक्टर है जो प्राइस एक्शन को घटाता बढ़ाता है? डिमांड एंड सप्लाई। ओके, और बताएं, और बताएं डिमांड। और जो लोग बता नहीं सकते मैसेज करके बता दें, जो लोग बता नहीं सकते मैसेज करके बता दें। तो कमल शर्मा से डिमांड सप्लाई। ओके, और लोग बताएं, क्या पार्टिसिपेट करके बताएं क्या फैक्टर है जो प्राइसेस बढ़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? स्टॉक मार्केट में किसी भी शेयर का प्राइस क्यों बढ़ता घटता है? ऐसा क्या फैक्टर है कि स्टॉक का प्राइस घटता बढ़ता है? उसके लिए क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? भानु, एग्रेसिव बाइंग। ओके, एग्रेसिव बाइंग रिस्पॉन्सिबल है एज पर भानु। और कमल शर्मा डिमांड सप्लाई। और हमारे पास अभी वॉइस से भी मैसेज आया था, आई बिलीव वो किसका वॉइस था मैं समझ नहीं पाया हूँ, पर दोबारा अगर उनका नाम पता लगा। रवि शर्मा ने बोला डिमांड सप्लाई। तो और कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है सो दैट आई कैन डिक्लेयर द राइट आंसर? स्टॉक एक्सचेंज में किसी शेयर का प्राइस क्यों अप और डाउन होता है, इसका आंसर क्या होना चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्टिफिकेशन के एग्जाम में पक्का आने वाला है। सो ये जो हमारे पास डिमांड, आई थिंक ज्योति कपूर से डिमांड, आई थिंक। ओके, तो गाइस राइट आंसर इज डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड सप्लाई इज द राइट आंसर। सो रवि वेरी गुड, एंड ज्योति गुड, कमल गुड। सो डिमांड सप्लाई जो है ही एक फैक्टर है जिससे प्राइसेस कंट्रोल होते हैं, फंडामेंटल लेवल पे कंट्रोल नहीं होते प्राइसेस। एज पर एनएससी प्राइस की मूवमेंट डिमांड सप्लाई पे ऑटोमेशन में कंट्रोल है, एल्गो ट्रेडिंग से कंट्रोल्ड है, मैनुअली कंट्रोल नहीं है। ये अभी तक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है हमारे पास एज पर द एनएससी रिकॉर्ड्स। सो अब हम देखेंगे स्टॉक प्राइसेस में। अभी तक जैसे स्टॉक प्राइसेस में कौन कौन से
फैक्टर्स हैं जो स्टॉक के प्राइस को मूव कर। टेक्निकल एनालिसिस पे अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास सप्लाई, डिमांड, कंपनी हेल्थ, इकोनॉमिक रिपोर्ट्स, ट्रेड सेंटिमेंट्स, इनमें से जो मेजर फैक्टर है वो आपको मैंने बता दिया। डिमांड सप्लाई इज द मेन फैक्टर वेयर द स्टॉक प्राइस मूवमेंट इज गोइंग टू हैपन। आइए अब हम एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पे बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड ओपन इंटरेस्ट। सो ओपन इंटरेस्ट का क्या मतलब है और इसको हम क्या, और ये फैक्टर हमारे पास हमने कहाँ पढ़ा है, हमने अभी टेक्निकल एनालिसिस में पढ़ा है। सो इस फैक्टर को हम समझेंगे कि ओपन इंटरेस्ट बेसिकली जैसे हमने अपनी प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि अगर आप यहाँ चेक करेंगे तो हमने आपको बताया था यहाँ पर कि ओपन इंटरेस्ट कहाँ काम आता है। ओपन इंटरेस्ट हमारे पास यहाँ अगर आप ये शेयर करेंगे, देखिए इस लेवल पे मैंने आपको बताया था कि टेक्निकल एनालिसिस इन्वॉल्व पुटिंग स्टॉक इंफॉर्मेशन, यानी कि टेक्निकल एनालिसिस में हम कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को कंसिडर करते हैं। तो जिसमें हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है दैट इज अबाउट प्राइस, दैट इज अबाउट वॉल्यूम, दैट इज अबाउट ओपन इंटरेस्ट। तो यानी कि इन इंफॉर्मेशन पे हम लोग काम करते हैं इफ वी वांट टू गेट इनटू टेक्निकल एनालिसिस। सो फिलहाल अब हम जान रहे हैं कि टेक्निकल एनालिसिस में ओपन इंटरेस्ट होता। Kindly subscribe the course to see full videos. Learn complete course in 20 videos online. Subscribe now. Kindly subscribe the course to see full videos. Learn complete course in 20 videos online. Subscribe now.